मांगा अपने आप में एक दुनिया है जिससे इंस्पिरेशन लेकर एनिमे, सीरीज और इवन फिल्में बनती हैं। ऐसे में इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि लाखों मांगा फैंस होंगे, लेकिन क्या हो अगर कोई मांगा फैन अपनी फेवरेट मांगा सीरीज को एक सीरियल मर्डर सीरीज में तब्दील कर दे। कुछ ऐसा ही होता है 2021 में आई जापानीज फिल्म कैरेक्टर में, जिसकी कहानी हम आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा टू नॉट मिस ऑन एनी अपडेट। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम कीगो यामाशीरो से मिलते हैं, जो कि एक टैलेंटेड मांगा आर्टिस्ट है। वो अपनी ड्राइंग्स को लेकर एक बड़े एडिटर के पास इंटरव्यू के लिए जाता है, जिसका नाम था ओमुरा। अब ओमुरा को कीगो की ड्राइंग्स तो पसंद आती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसके कैरेक्टर्स में डेप्थ की कमी है और ऐसे में उसे रियल वर्ल्ड और बड़े नॉवेलिस्ट वगैरह से इंस्पिरेशन लेकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। इससे कीगो काफी अपसेट हो जाता है और वहां से स्टूडियो चला जाता है, जहां वो एक मांगा मास्टर के लिए असिस्टेंट का काम करता है। यहाँ हम देखते हैं कि बॉस उसे एक घर की ड्राइंग बनाने का काम देते हैं। वो कहते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए जिसकी फीचर्स में डेप्थ वगैरह हो और थोड़ी हट के लगे। अब इस ड्राइंग को रियल वर्ल्ड से उठाकर बनाना था, जिसके लिए कीगो आसपास के नेबरहुड में कोई ऐसा घर ढूंढने निकल जाता है। यहाँ फाइनली वो एक घर पाता है और बाहर खड़े होकर वो उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। अब इस घर से काफी म्यूजिक की आवाज आ रही थी, जिस वजह से पास के नेबर्स कीगो को उसी घर का समझकर उसे म्यूजिक लो करने को कहते हैं, वरना वो पुलिस बुलाने की बात भी कहते हैं। ये सुनकर कीगो ओनर को ढूंढने अंदर जाता है और लिविंग रूम का नजारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि यहाँ किसी ने 4 लोगों की एक फैमिली को बेरहमी से मार डाला है और किसी फैमिली डिनर को डिपिक्ट करते हुए डाइनिंग टेबल के चारों तरफ उन्हें बांध रखा है। कीगो ये देखकर बहुत घबरा जाता है और पास ही बैकयार्ड में किलर को भी देख पाता है। ये किलर कोई साइको लग रहा था और कीगो को अजीब तरह से घूर रहा था। तो अगले सीन में हम पुलिस की टीम को इस लोकेशन पे देखते हैं, जहाँ पुलिस हेड मकाबे और डिटेक्टिव सीडा कीगो करते हैं। हमें मालूम होता है कि ये फुनाकोशी फैमिली थी और ये चाकू से बार बार स्टैब करके मारा गया था। यही नहीं, कत्ल के बाद किलर काफी देर इनके साथ बैठा भी रहा था। अब इंटरोगेशन के दौरान सीडा नोटिस करती है कि कीगो काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट है और उसे पूछती है कि उसने मर्डरर का चेहरा देखा है या नहीं। इस पे कीगो इनकार कर देता है और उसे छोड़ दिया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कीगो इस पूरे कत्ल वाले मिस्ट्री से इंस्पायर्ड एक मांगा डिजाइन करता है और दूसरी तरफ पुलिस इस फैमिली के मर्डर के लिए हेनमी नाम के आदमी को पकड़ लेती है, जिसने पहले भी ऐसा कत्ल किया था। हेनमी एक अजीब तरह का डेमेंटेड आदमी था और पूछने पर वो डायरेक्टली कन्फेस भी कर लेता है कि हाँ, मैंने ही ये कत्ल किए थे, जबकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शायद इस बंदे ने कत्ल किया नहीं था, लेकिन वो डिमेंटेड टाइप का था तो वो मान लेता है कि हाँ, मैंने किया है। अजीब था। हम ये भी देखते हैं कि पुलिस को मर्डर वेपन नहीं मिला है। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि कोई हराई फैमिली जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे थे, वो एक कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, जब रास्ते में उन्हें वही पहले सीन वाला कातिल दिखता है। यहाँ ये अपना नाम इन्हें मोरोजुमी बताता है और मोरोजुमी बड़े प्यार से इनोसेंट आवाज में इस फैमिली से पास ही के एरिया तक लिफ्ट मांगता है। ऐसे में फैमिली उसे अपने साथ बिठा लेती है। कार में बैठते ही मोरोजुमी कुछ अजीब बात करने लगता है, लाइक ये कि 4 लोगों की फैमिली हैप्पी फैमिली होती है एंड इट डिपिक्ट्स परफेक्शन। यहाँ मोरोजुमी नोटिस करता है कि फैमिली का बेटा सनराइज नाम का मांगा पढ़ रहा था और उसे बताता है कि 34 नाम की मैगजीन इस कहानी पर सीरियलाइज कर रही है। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दो कि सीरियलाइज का मतलब यहाँ ये है कि किसी मांगा या मैगजीन का कई पार्ट्स पब्लिश करना, जहां कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कमिंग बैक टू स्टोरी, मोरोजुमी काफी एक्साइटेडली सनराइज और 34 नाम की मांगा सीरीज के बारे में बात करता है और बताता है कि इस कहानी का सीरियल किलर डैगर उसी की तरह दिखता है। ये सुनकर वहां कार में मौजूद सभी लोग अनकंफर्टेबल लगते हैं और फैमिली की वाइफ उसे यहीं उतर जाने को कहती है। ये सुनकर मोरोजुमी काफी गुस्से में दिखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस फैमिली को भी पहली फैमिली की तरह ब्रूटली स्टैब करके मार डाला गया था। अब डिटेक्टिव सीडा यहाँ एक इंट्यूशन पर कार के रूफ को चेक करते हैं, जहां उसे एक नाइफ मिलता है जिससे सपोजिटली कातिल ने कत्ल किया होगा। इस पर मकाबे काफी शॉक्ड हो जाता है और सीडा उसे 34 बुक दिखाता है। अब इस बुक को पढ़ते हुए मकाबे पढ़ता है कि बुक की पहली और दूसरी स्टोरी एग्जैक्टली वही है जो पिछले दोनों मर्डर्स में हुई है। इनफैक्ट हर सीन का डिपिक्शन, जैसे कि कार में नाइफ की लोकेशन, सब एग्जैक्टली सेम है। और ऑफ कोर्स ये कहानी लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि कीगो था, जो कि अब उसी एडिटर के फर्म में एक बहुत बड़ा मांगा आर्टिस्ट बन गया था। इन सब बातों से डिटेक्टिव और हेड कंक्लूड करते हैं कि कत्ल करने वाला या तो कीगो खुद है या फिर कोई पागल कॉपीकैट किलर है जिसने 34 पढ़ रखी हो। अपने शक को कंफर्म करने के लिए डिटेक्टिव सीडा कीगो से मिलने जाता है, जहां वो कीगो से उसके सीरियल किलर कैरेक्टर डैगर के बारे में पूछता है। कीगो कहता है कि ये कैरेक्टर सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और उसने बस पहले मर्डर सीन से इंस्पायर होकर सनराइज कहानी लिखी
लिखी थी। वो ये भी कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि इस कहानी का सेकंड पार्ट को कोई एक्चुअल किलर कॉपी करेगा। डिटेक्टिव उसकी बात पे यकीन तो नहीं करता, लेकिन वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कीगो इस बात से काफी डिस्टर्ब हो गया था कि उसकी मांगा सीरीज से इंस्पायर होकर किसी ने कत्ल किए हैं। ऐसे में वो ओमूरा से इस सीरीज को आगे बढ़ाना बंद करने के बारे में कहता है, लेकिन ओमूरा कहते हैं कि अभी तुम्हारी बुक के बहुत रीडर्स वगैरह हैं और तुम्हें इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो इंस्टेंट कीगो को ये सोचने के लिए कहते हैं कि हम अगली कहानी में डैगर के मर्डर वेपन के बारे में क्या लिखेंगे, लेकिन कीगो इस बात से काफी डिस्टर्ब दिखता है और इस वजह से उसकी अपनी वाइफ के साथ भी अनबन होने लगती है। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीगो एक बार में बैठा ड्रिंक वगैरह कर रहा है, जहां उसे मिलने फिर से सीडा आता है। यहाँ सीडा उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसे कत्लों के बारे में कुछ भी पता है तो वो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करे, क्योंकि इससे विक्टिम्स की फैमिली को बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद वो कीगो को अपना कार्ड देकर निकल जाता है। अगले ही क्षण इस बार में मोरोजुमी आता है और खुद को कीगो से इंट्रोड्यूस करवाता है। मोरोजुमी यहाँ कीगो को अपने पहले कत्ल पर मांगा लिखने के लिए धन्यवाद कहता है और बोलता है कि उसने उसकी दूसरी स्टोरी को भी रियलाइज कर दिया है, यानी कि उसको एकदम रियल कर दिया, वो कत्ल कर दिया। ये बात सुनकर कीगो बहुत घबरा जाता है और मोरोजुमी आगे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही मानता हूँ कि 4 लोगों की फैमिली ही परफेक्ट होती है और मेरे पास तुम्हारे नेक्स्ट कहानी के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये कहकर मोरोजुमी कीगो को कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसे सुनकर कीगो बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर वहां से जा चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि डैगर यानी मोरोजुमी एक कैंपिंग के लिए आई हुई 4 लोगों की फैमिली को मार डालता है। इधर पुलिस स्टेशन में मर्डर वेपन की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, जिसमें सामने आता है कि पहले के दोनों मर्डर्स इसी नाइफ से किए गए थे। यहाँ डिटेक्टिव सीडा परेशान हो जाते हैं क्योंकि 34 की तीसरी रिलीज में भी यही बात पब्लिश हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीगो को उसका बॉस कांग्रेचुलेट करता है अबाउट द मर्डर वेपन ट्विस्ट, लेकिन कीगो काफी परेशान दिखता है। आगे हम देखते हैं कि कीगो और उसकी वाइफ एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट से लौट रहे थे क्योंकि कीगो की वाइफ प्रेग्नेंट थी और रास्ते में उन्हें मोरोजुमी मिलता है। वो एज यूजुअल कीगो को तीसरी पब्लिकेशन के लिए कांग्रेचुलेट करता है और उसकी वाइफ से यह भी पूछता है इफ शी वाज प्रेग्नेंट। यहाँ कीगो फिर से बहुत डर जाता है और उसकी वाइफ कंफ्यूज दिखती है। पूछने में मोरोजुमी बताता है कि वो कीगो की कहानी का को राइटर है, जहाँ कीगो उसी के आइडियाज का इस्तेमाल करता है। इस सिचुएशन को देख कीगो तुरंत अपनी बीवी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में कीगो सारी बात अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है और डिसाइड करता है कि वो 34 का सीरियलाइजेशन बंद कर देगा। नेक्स्ट सीन में कीगो सारी बात डिटेक्टिव सीडा को भी बता देता है और कीगो बताता है कि वो कभी भी एक बहुत अच्छा मांगा आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने पहले मर्डर सीन में मोरोजुमी को देखा तो उसके दिमाग में पहली बार एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का जन्म हुआ। इसीलिए उसने 34 सीरीज शुरू की, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये किलर उसकी आगे की कहानियों को सच करने लगेगा। सीडा कीगो से किलर का डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछकर निकल जाते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि कीगो 34 को आगे लिखने से मना कर देता है, जिस पर उसका बॉस उसे कहता है कि उसे एक फाइनल एंडिंग लिखनी चाहिए ताकि 34 के रीडर्स को क्लोजर मिल सके। नेक्स्ट सीन में कीगो से मिलने फिर से मोरोजुमी आता है, जो उससे पूछता है कि वो 34 को क्यों बंद करना चाहता है। इस पे कीगो उसे भला बुरा सुनाता है और कहता है कि उसने सारी बात पुलिस को बता दी है बिकॉज वो किसी सीरियल किलर को नहीं बचने देगा। इस पे मोरोजुमी कहता है कि तुम और मैं एक ही जैसे हैं, क्योंकि भले ही कहानी एक मांगा की हो, लेकिन तुम्हें भी 4 लोगों की फैमिली को मरता देखना ही पसंद है। इसके बाद वो कीगो को एक फाइनल कत्ल की कहानी लिखने के लिए कहकर चला जाता है। कीगो उसी वक्त सारी बात डिटेक्टिव सीडा को बता देता है और पुलिस छानबीन से पता लगाती है कि मोरोजुमी वहीं पास के एक विलेज में डिलीवरी का काम करता है। उन्हें कीगो के फर्स्ट घर वाली ड्राइंग में मोरोजुमी के वैन की पिक्चर भी मिलती है। इसके बाद हम मोरोजुमी को उसके घर में देखते हैं, जहां का माहौल काफी भयानक था। यहाँ मोरोजुमी ने अपने सारे विक्टिम्स की तस्वीर वगैरह टांगी हुई थी और वो डिसाइड करता है कि भले ही कीगो लिखना बंद कर दे, लेकिन वो लोगों को मारना बंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ लोकेशन में पहुंचकर पुलिस की टीम को मोरोजुमी नहीं मिलता, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। इधर मोरोजुमी एक और परिवार को हर बार की तरह मौत के घाट उतार चुका था। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव सीडा को देखते हैं, जो कि हराई फैमिली की मर्डर के पिक्चर्स को 34 की कहानी से कंपेयर करते हैं, जहां उन्हें एक रोड साइन मिलता है जो कि दोनों जगहों पर मौजूद था। वो फौरन कीगो के पास जाते हैं, उसे पूछते हैं कि उसने अपनी कहानी में इस रोड साइन वाली जगह को क्यों यूज किया। इस पे कीगो कहता है कि इस एरिया में 1989 के अराउंड एक विलेज हुआ करता था नेम्ड कुजो। इस विलेज में एक कल्ट रहता था जिनका मानना था कि 4 लोगों की फैमिली ही सेक्रेड होती है और वो इस रिचुअल को फॉलो करते थे। अपनी रिसर्च के दौरान कीगो इस गांव के बारे में पता लगाया और यहीं दूसरे कत्ल वाली कहानी को गढ़ा। डिटेक्टिव और कीगो इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि किलर जरूर इसी कम्युनिटी का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि सिर्फ मांगा पढ़ के इस जगह के लोकेशन को पक्का जानना इम्पॉसिबल था। मोरोवर कीगो ने अपने मांगा में इस रोड के साइन को फेक नाम दिया था, लेकिन किलर सीधे यहां पहुंच पाया, विच मेंट कि उसे मालूम था कि किस लोकेशन की बात की जा रही थी। तो ये सब डिस्कशन के बाद डिटेक्टिव कीगो को घर में ही रहने की सलाह देकर वहां से चले जाते हैं। नाउ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सीडा के घर से निकलते ही उन पर
अटैक कर देता है और उन्हें ब्रूटली मार डालता है, जहां ये सारा सीन पास ही से मोरुजुमी देख रहा था और एंजॉय भी कर रहा था। डिटेक्टिव की मौत से कीगो बहुत दुखी हो जाता है और 34 को आगे नहीं लिखने का डिसाइड करता है, लेकिन हेड मकाबे उसे समझाते हैं कि सीडा को कीगो की कहानी बहुत पसंद आती थी और उसे अपने मांगा को एक परफेक्ट एंडिंग देनी ही चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कीगो 34 की फाइनल स्टोरी लिखता है, जो कि उन इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थे जो कि अब तक फिल्म में होते आई है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग किलर खुद कीगो की फैमिली को मारने आता है, जिसमें उसकी माँ, पिता और बहन शामिल थे। अब कीगो का प्लान ये था कि पुलिस उसके घर में इंतजार करेगी और मोरुजुमी के यहाँ आते ही उसे पकड़ लेगी, लेकिन इंस्टेड मोरुजुमी कीगो को कॉल करता है और कहता है कि तुमने कहानी सही नहीं लिखी है। तुम्हारी फैमिली परफेक्ट 4 नहीं है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने दूसरी शादी की थी और तुम्हारी बहन अपनी नहीं है। यह सुनकर कीगो शॉक्ड हो जाता है और मोरुजुमी उसे कहता है कि मैंने परफेक्ट फैमिली ढूंढ ली है। इसके बाद कीगो तुरंत अपनी वाइफ को फोन करता है, जहां उसकी बीवी उसे बताती है कि वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर कीगो समझ जाता है कि मोरुजुमी उसके घर आया था टू किल हिज वाइफ एंड हिम। यहाँ कीगो पुलिस वगैरह लेकर आता है, लेकिन मोरुजुमी कीगो पर हमला कर देता है। वो उसकी वाइफ को मारने ही वाला था कि कीगो उसे बातों में उलझा लेता है, सेइंग कि कहानी के अनुसार मोरुजुमी को पहले कीगो को खत्म करना होगा, वाइफ और बच्चों की बारी बाद में आती है। यह सुनकर मोरुजुमी उसकी तरफ बढ़ता है और किसी तरह कीगो उसका चाकू लेकर उसी पे अटैक कर देता है। इसी बीच पुलिस भी आ जाती है और हेड मकाबे कीगो से कहते हैं कि वो मोरुजुमी को कानून के हवाले कर दे, लेकिन इस पॉइंट पे हम देख पाते हैं कि कीगो के ऊपर इमोशंस हावी हो चुके थे और वो मोरुजुमी को मारने वाला होता है, लेकिन एन वक्त पे डिटेक्टिव उस पर गोली चला देते हैं और इस सीन में कीगो मोरुजुमी के ऊपर वैसे ही गिर जाता है जैसे कहानी के फाइनल चैप्टर में डिपिक्टेड था। ऑल्दो कीगो की जान यहाँ बच जाती है क्योंकि उसने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था। यहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में मोरुजुमी को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे सारे कत्ल के लिए अक्यूज किया जाता है। एज एन ऑडियंस हमें पता चलता है कि मोरुजुमी एक ऐसे कल्ट में पैदा हुआ था जहां 4 लोगों की फैमिली को ही सही माना जाता था और उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं। ना तो उसका कभी नाम रखा गया था, ना ही उसका कोई पता था। उससे पूछा जाता है कि उसने डिटेक्टिव सीडा का कत्ल हेनमी से क्यों करवाया। इसमें मोरुजुमी बताता है कि क्योंकि मांगा लिखने के लिए असिस्टेंट्स भी होने चाहिए। यहाँ ये रिवील होता है कि जब हेनमी ने एक्चुअली में 4 लोगों की फैमिली का कत्ल किया था तब वो सिर्फ 16 साल का था और मोरुजुमी इससे इंस्पायर हो गया था, लेकिन आगे वो इसी इंस्पिरेशन के कारण वैसे ही कत्ल परफॉर्म करने लगा और अब हेनमी उसका फैन बन गया। एज इन हेनमी उसके लिए छोटे मोटे कत्ल करने लगा। यहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि हेनमी क्यों फुनाकोशी फैमिली के कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीगो अस्पताल में भर्ती है और इधर कोई उसकी बीवी पर नजर रख रहा है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हेड मकाबे कीगो के पास बैठकर उसकी बुक पढ़ रहे हैं, जहां उनकी नजर पड़ती है एक ड्राइंग पर जो कीगो ने बनाई है। कोर्ट रूम में मोरुजुमी से पूछा जाता है कि उसे किस काम की सजा दी जाए, जिसपे वो कहता है कि आप ही बताइए कि आखिर मैं हूं कौन। इसके बाद कैमरा कीगो के चेहरे पे फोकस करता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैरेक्टर मूवी की कहानी और हम शॉर्ट में समझते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या। तो कीगो एक मांगा आर्टिस्ट रहता है जो कि एक सीधा साधा बंदा था। थ्रिलर स्टोरीज लिखने के लिए कीगो को एक परफेक्ट विलन कैरेक्टर की तलाश थी, जो कि उसे फुनाकोशी फैमिली के कत्ल सीन पर मोरुजुमी के रूप में मिलता है। अब इस कहानी से इंस्पायर्ड होकर कीगो एक मांगा सीरीज शुरू कर देता है, लेकिन मोरुजुमी इस सीरीज का फैन बन जाता है और ऐसे ही कत्ल करने भी लग जाता है। हमें ये मालूम है कि हेनमी जब 16 साल का था तब उसने ऐसे ही एक कत्ल परफॉर्म किया था और मोरुजुमी के पहले कत्ल के बाद हेनमी उसका फैन हो गया, जिसके कारण उसने इल्जाम भी अपने सर पे ले लिया और बाद में सीडा को भी मार डाला। यहाँ कई लोगों का यह भी मानना है कि फिल्म एक तरह का क्रिटिसिज्म है अबाउट राइटर्स एंड देयर कैरेक्टर्स, क्योंकि एक सीन में कीगो डिटेक्टिव सीडा से कहता है कि जब पहली बार उसने मोरुजुमी को देखा था तो उनकी आत्माएं बदल गई, एज इफ मोरुजुमी वही था जो कीगा ने डिसाइड किया। शायद इसलिए लास्ट सीन में मोरुजुमी कहता है कि तुम डिसाइड करो कि मैं कौन हूं और कैमरा फोकस करता है कीगो पे। नाउ एक और सवाल है कि कीगो की वाइफ पे नजर कौन रख रहा था। आई गेस ये हेनमी ही था जो कि खुद को मोरुजुमी का असिस्टेंट मान लिया है ताकि वो कत्ल करते रहे। वहीं हम देखते हैं कि हेड मकाबे कीगो की ड्राइंग को देख रहे हैं। अब कुछ लोग तो कैरेक्टर बीइंग कीगोज ओन क्रिएशन मानते हैं कि कीगो ने उस डिटेक्टिव को ड्रॉ किया है जो कि कोर्ट में इस पल मोरुजुमी को इंटरोगेट कर रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डिटेक्टिव सीडा की ड्राइंग उनकी याद में यहाँ बनाया हो। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, तो आप जो चाहे सोच सकते हैं। तो ऐसे में आप अपनी थियरी इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट में जरूर बताइए और आप ये बताइए कि आपको इस फिल्म की कहानी थोड़ी डिफरेंट तो लगी ही होगी, लेकिन कैसी लगी, अच्छी डिफरेंट या बुरी डिफरेंट। तो बस यही थी फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा